हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। जैसे आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज होना किसका, किसी एक रिएक्टेंट का टूट जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, डिकम्पोज हो जाना, किसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कैसे बनती है। कोई एक हमने प्रोडक्ट ले लिया ए बी, वो हमें क्या देता है, डिकम्पोज होके टूट के प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी। देखिए आप चीज एक नोट करिए, एक चीज कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल उल्टी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या था, ए प्लस बी मिलके क्या बनाया था, ए बी बनाया था। इसमें क्या है, ए बी ने क्या किया, टूट के ए प्लस बी बना दिया। यही आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनता है कि आप ये कैसे कह सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है। तो आप कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो जो आपने देखा है। ठीक है, देखिए इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपको डेफिनेशन दी हुई है, स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में कोई भी एक केमिकल रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड, जिसको हम बोल देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट तीन टाइप्स के अंदर, तीन कंडीशंस के अंडर काम करती हैं। देखिए आप एक चीज सोचिए, कोई भी एक मान लिया चीज रखी हुई है, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपने किया था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर तो वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, या जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। तो भाई ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कोई मान लिया कंपाउंड रखा हुआ है, कोई रिएक्टेंट रखा हुआ है, उसको भाई क्या ऐसी मन में उसका क्या आया कि मैं टूट जाऊं, मैं ब्रेक डाउन हो जाऊं, क्या सोचा भाई उसने, उसने नहीं सोचा। तो उसको ऊपर क्या किया हमने उसके साथ, ऐसा उसको हमने दी हीट, एनर्जी, किसी ना किसी फॉर्म में हमने उसको एनर्जी दी है। वरना रखे रखा है ऐसे थोड़ी ना टूट जाएगा कोई भी कंपाउंड। उसको हमने क्या दी है, हीट दी है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी जिसमें हम हीट का यूज करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। इसमें भी अभी एक डिफरेंस ये भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन में हम डिकम्पोजिशन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि उसमें तो उल्टा था, उसमें हीट निकल रही थी, एनर्जी निकल रही थी किसी ना किसी फॉर्म में। लेकिन डिकम्पोजिशन में हम हीट को अंदर लेके जाते हैं, हीट कंपाउंड को देते हैं, वो हीट क्या करती है, अंदर जाके उसको टुकड़ों में तोड़ेगी, स्प्लिट कर देगी। तो ये हीट, ये एनर्जी हम तीन टाइप से दे सकते हैं। पहली टाइप है अगर हम किसी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में कोई ना कोई उसको दे रहे हैं एनर्जी, ठीक है, जैसे हीट की कंडीशन में कोई हमने रिएक्शन करवा दी। दूसरा हम दे रहे हैं उसको एनर्जी, लाइट एनर्जी के रूप में, लाइट के रूप में हम उसको दे रहे हैं, सनलाइट से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। थर्ड चीज है इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से उसको स्प्लिट करते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इन सभी के अलग अलग नाम हो जाते हैं। जो हीट के प्रेजेंस में होता है उसको हम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल हीट के लिए यूज होता है। जो लाइट के रूप में यूज होता है उसको हम बोल देते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज करके जो डिकम्पोज होता है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो हम एक एक करके अब क्या कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल देखेंगे। ये भी आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि आप ये देखा होगा आपने कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की होती हैं, एक हीट, एक लाइट एनर्जी और एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी का यूज करते हैं। तो तीनों के एक एक एग्जाम्पल बताइए, तीनों की एक एक रिएक्शन बताइए, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल को, जैसा कि आपको पता है, हमारा एक रूल है, एक्टिविटीज के हिसाब से हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, रटनी आपको ना पड़े। यहाँ पे देखिए भाई, जब आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नीचे दो एग्जांपल दिए हुए, एक FeSO4 करके है और एक CaCO3 को जब हम हीट देते हैं तो वो करके है। दो एग्जांपल है, दोनों को हम यहाँ पे एक्टिविटीज के रूप में समझेंगे। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या की, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। फॉर्मूला बताइए जल्दी जल्दी फटाफट से। कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3, दोनों को मिला दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया आपका। देखिए यहाँ पे दो आपने क्या लिए हैं, बीकर लिए हैं, सॉरी टेस्ट ट्यूब है, तो दो टेस्ट ट्यूब हमने ली, दोनों को स्टैंड से ऐसे लटका दिया और नीचे से हमने एक
टेस्ट ट्यूब के नीचे क्या कर दिया, बर्नर रख दिया, उससे हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, एनर्जी तो देनी पड़ेगी, हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, ये कैल्शियम कार्बोनेट डाल रखा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो चुना आपका दिखाई दे रहा है, व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा है, ये हम देख के आए हैं कि व्हाइट कलर का ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मार्बल होता है, मार्बल व्हाइट कलर का होता है, मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, इसको अब हम यहाँ पे हीट करेंगे। और दूसरी इसमें टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हो गया, और हमने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्लेक्ड लाइम बोल देते हैं, जो हम पहले वाली वीडियो में देख के आ चुके हैं। अब ये बोल रहा है कि इसके अगर हीट हम कर रहे हैं, इसमें से जो भी चीज निकल रही है वो देखेंगे क्या निकल रही है, उसको हम डाल रहे हैं इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या चेंजेज होंगे, यही आपकी एक एक्टिविटी भी है। चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले क्या किया, हीट किया, बर्नर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, और बर्नर से क्या कर दिया हमने, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे गैस निकल रही है, देखिए व्हाइट व्हाइट से क्या दिखाई दे रही है आपको, गैस दिखाई दे रही है। ये गैस आपकी आ गई, इसमें नीचे गिर रही है यहाँ पे, ठीक है। आप डिफरेंस देखना है। उसके बाद इस जो टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली टेस्ट ट्यूब में एक डिफरेंस देखना है आपको, इसका कलर पे कलर नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पे अब कैसा ट्रांसपेरेंट सा कलर है, फिर इसका कलर क्या हो जाएगा वो नोटिस करोगे आप। यहाँ से जो गैस आई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या चेंजेस किए, देखिए क्या निकला, गैस आ गई यहाँ पे आई, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दी, डाल दी। देखिए अब जल्दी जल्दी देखो, इसका कलर देखिए, नीचे से व्हाइट होता रहा है, व्हाइट 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 व्हाइट, पूरा का आपका क्या हो गया, मिल्की कलर हो गया। तो यही एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है कि जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ये आपका टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का कि किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम उसको डाल देंगे, अगर तो उसका कलर व्हाइट हो गया, मिल्की कलर हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वरना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये आपका लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइम वाटर टेस्ट है ये आपका शायद से सेकंड चैप्टर में भी आएगा, 5th चैप्टर में भी है, लाइव प्रोसेस में भी, और फर्स्ट चैप्टर में भी इसका थोड़ा बहुत जिक्र है। तो लाइम वाटर टेस्ट किसको बोलेंगे, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन बता रखी है, रिएक्शन इस ओवरऑल जो एक्टिविटी हमने की उसमें क्या रिएक्शन हुई, कैसे निकल के आया। CaCO3 को हमने क्या किया, हीट दी है, ब्रेकडाउन किया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, पता है हमें किस में टूट गया, कैल्शियम। यहाँ पे इसमें से CO2 तो निकल गई, एक चीज देखिए, इसमें से CO2 बाहर आ गई, क्या बचा, एक O बच गया और Ca बच गया, क्योंकि O2 तो हम बाहर लेके आ चुके हैं। क्या बच गया, CaO प्लस में क्या निकल के आई है आपकी, CO2 निकल के आई है। जो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो क्विक लाइम होता है, जो चूना होता है, ये आपका सीमेंट फैक्ट्री में भी यूज होता है सीमेंट को बनाने के लिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आगे है आपका हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, कैसे आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनेगी, जी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक वही से फिर से टेस्ट ट्यूब ली, उसके नीचे हमने डाल दिया, बर्नर लगा दिया, और उसमें हमने डाल दिया फेरस सल्फेट। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, बस क्या करते हैं आप, आपके जो एमसीक्यूज होते हैं पेपर में, जो एमसीक्यू आते हैं उसमें 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर घुमा फिरा के अगर कॉम्प्लिकेटेड करना हो क्वेश्चन को तो बड़े क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में भी इसको पूछ सकते हैं। क्या बोल देंगे कि एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जिसको हम हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद वो कलरलेस हो जाता है, और उसके बाद वो एक रेडिश ब्राउन कलर में टूट जाता है। तो वो बताइए वो कंपाउंड कौन सा है, और जो बाद में वाई प्रोडक्ट निकल के आया वो कौन सा है। तो आप देखोगे इनका उस टाइम पे आपको कलर याद रखने पड़ेंगे। एक्टिविटीज का मेन रोल आपका कलर याद रखने का ही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे लाइट ग्रीन सा कलर है, किस चीज का है ये, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन, याद रखोगे। नीचे से क्या किया हमने, इसको हीट कर दिया। हीट करने से क्या होता है, एक आप सेकंड चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ोगे, एक होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे FeSO4 था, फेरस सल्फेट है, उसके साथ कोई ना कोई 7 हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं।
7 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। तो असल में इसका फॉर्मूला ये होता है फेरस सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। ऐसे CuSO4 में 5H2O जुड़े होते हैं। ये जो आपका ग्रीन कलर दिखाई दिया, ये जो ग्रीन कलर है, ये कलर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें जुड़े हुए थे उनकी वजह से ये कलर है इसका लाइट ग्रीन। ऐसे ही कॉपर सल्फेट का आपका कलर होता है ब्लू होता है, वो ब्लू कलर होता है इस 5 वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से। अगर मान लिया इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम बाहर निकाल दें, हीट करके इनको उड़ा दें, बाहर फेंक दें, तो क्या होगा? फिर पीछे बच जाएगा अकेला FeSO4। अगर अकेला FeSO4 बच गया, वो बचता है कलरलेस व्हाइट कलर का बचता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ऐसे ही जो कॉपर सल्फेट होता है वो भी आपका कलरलेस बचता है, उसका भी कोई कलर नहीं रह जाता। तो चलिए देखते क्या होता है, इसमें रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हीट किया फेरस सल्फेट को जो लाइट ग्रीन कलर का था, इसमें हीट करने की वजह से क्या हुआ, इसका जो पानी के मॉलिक्यूल थे वो चले जाएंगे। देखिए पानी के मॉलिक्यूल आपके आराम आराम से उड़ गए, जैसे भाप से निकल रहे यहाँ से, और पीछे आपका बच जाएगा वो कलरलेस बच जाएगा। इससे हमें क्या पता चला, ये आपको याद रखनी है ये चीज कि FeSO4.7H2O तो होती है ग्रीन कलर का, और जो अकेला FeSO4 निकल के आया वो होता है कलरलेस, प्लस में 7 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल के आ गए। अब जो FeSO4 बचा है, जो कलरलेस वाला FeSO4 बचा है, उसको हम फिर से हीट कर रहे हैं, फिर से हीट कर रहे हैं, फिर से हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये होता है जैसे ही इसको हम हीट करते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, क्योंकि इसमें से जो सल्फेट था, पूरा सल्फर के मॉलिक्यूल थे, वो सारे बाहर निकल जाएंगे और ये फेरस ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसको जब भी आप एक्टिविटी करते हो तो मुंह की तरफ आपको नहीं रखना है, अपने शरीर से दूर ही रखना है, क्योंकि इसमें से हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज इसमें निकलती है, जो बहुत हार्मफुल गैसेज होती हैं। देखिए ये एक्टिविटी अब आपकी क्या बन जाती है, रिएक्शन। FeSO4 को हमने क्या किया, हीट किया, और उसमें से निकल के अभी मैंने बताया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज जो निकलती हैं, और साथ ही साथ फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, उसको बोल देते हैं Fe2O3। ये होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे आपको याद रखनी है, रटनी नहीं है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, बैलेंस करके लिखोगे। और आप जैसे ही देख लेते हैं हम हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, जो एनसीईआरटी में 3rd एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। चलिए क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट लिया हमने, लेड नाइट्रेट व्हाइटिश कलर का होता है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इसको हीट करते हैं तो नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट होता क्या है, सबसे पहले PbNO3 ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। इसमें से क्या होगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जो NO2 बोलते हैं जिसको हम। और ये एक क्वेश्चन बनता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका, मान सकते हो आप 3 नंबर में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही ये। ठीक है, देखिए क्या पूछेगा, एक चीज पूछेगा, सबसे पहले एक्टिविटी देख लो, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, तो आप खुद ही बता दोगे। लेड नाइट्रेट को क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, इसमें से जो आप देखो कि ब्राउन फ्लूम से निकल रही है, ब्राउन फ्यूम से निकल रही है ना, देख रहे हो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्राउन फ्यूम्स ऐसे निकल रही है बाहर। और जो पीछे जो सॉल्यूशन था उसका कलर व्हाइट था, ये क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया इसका कलर। तो ये रेडिश ब्राउन जो कलर हुआ ये किसका है, और ये ब्राउन फ्यूम्स किस चीज की हैं, इन्हीं से बनता है क्वेश्चन। ये पूछ लेगा कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एक एक्स सब्सटेंस निकलता है जिसका कलर ब्राउन होता है, ब्राउन फ्यूम होती है उसकी, वो कौन सी गैस की होती है, वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। और जो ये रेडिश ब्राउन कलर आपका जो कुछ सब्सटेंस निकल के होता है, ये होता है लेड ऑक्साइड, क्योंकि ये लेड नाइट्रेट था, ये डिकम्पोज हो गया लेड नाइट्रेट में, और सॉरी लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल जाती है और पीछे बचता है वो लेड ऑक्साइड बचता है। इसमें से देखिए हमने किस किस के कलर कर लिए हैं, देखिए इसमें हमने देख लिया है कि जो ब्राउन फ्यूम है वो किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर लोगे, यहाँ पे डाइऑक्साइड की है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। देखिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। अब रिएक्शन क्या होती है, हमने एक्टिविटी तो समझ ली है और साथ ही साथ हम रिएक्शन भी देख लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। देखिए किसको हीट किया, लेड नाइट्रेट को जो व्हाइट कलर का था, साथ ही साथ इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कलर याद होने चाहिए। ये किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। आगे ये किया हमने हीट, डिकम्पोज हो गया किसमें, लेड ऑक्साइड में। लेड ऑक्साइड ये है, लेड ऑक्साइड किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है, यहाँ पे आप लिख लोगे रेडिश ब्राउन कलर का है, और ये था आपका व्हाइट कलर का।
ठीक है। और साथ में आपके निकल के आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो किसकी होती है, ब्राउन फ्यूम जो आपके बनते हैं इसी चीज के बनते हैं, और ऑक्सीजन जो होती है वो कलरलेस ही होती है आपकी कोई भी गैस। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन थी, साथ ही साथ एक्टिविटी भी आपकी हो चुकी है, और बैलेंस करके लिखोगे, बैलेंस आप कर लोगे, आपको अच्छे तरीके से आता है। तो ये डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं, सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं वो हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहे हैं। तो आपके ये एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल ये हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हीट की फॉर्म में जो होती है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जांपल आप रिएक्शन की फॉर्म में लिखोगे, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, ऐसे ही हीटिंग ऑफ शुगर को भी हीट करते हैं तो भी यही होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो हमें हीट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है वो सनलाइट के फॉर्म में मिलती है, और उस सनलाइट को गेन करके कोई भी कंपाउंड एलिमेंट्स में टूट जाता है आगे जाके, मतलब डिकम्पोज हो जाता है। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ, ये आपकी एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी की। जैसे ही हम क्या करते हैं, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को फॉर्मूला देख लेंगे, AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड का और AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जब जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए, तो इनका कलर क्या हो जाता है, ग्रेइश कलर हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, देखिए क्या हुआ, AgCl था हमारे पास, AgCl को हमने क्या कर दिया, सनलाइट दे दी, मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कर दिया इसका, तो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बन सकता है कि इसका कलर ग्रे क्यों हुआ, क्योंकि किस में बदल गया, ये Ag में इसका, सिल्वर में इसका डिकम्पोजिशन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है इससे कि किस टाइप की रिएक्शन है, ये है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो आपका AgCl होता है और AgBr होता है उसको डार्क कलर्ड बोतल में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, और ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ग्रेइश कलर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए इनको डार्क कलर्ड बोतल में हमें स्टोर करके रखना चाहिए। देख रहे हो आप यहाँ पे, ये व्हाइट कलर का था और जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर आई तो क्या हो गया, ये ब्लैक कलर का हो गया, ग्रेइश कलर का हो जाता है। फॉर्मूला यहाँ पे इक्वेशन हम देख लेते हैं, AgBr की देख लेते हैं, AgCl की हमने देख ली है। क्या करते हैं, AgBr का हम सनलाइट दे देते हैं तो Ag प्लस Br2 हो जाता है, ब्रोमाइन हो जाता है, और इसको हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ऐसे ही AgCl Ag प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। देखिए जिसका यूज एक हम देख लेते हैं कि जो AgCl होता है और जो AgBr होता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। जैसे Ag को हम लेते हैं, AgCl का हमने लिया, एक सिल्वर की एक क्लोराइड की एक पतली सी फिल्म ली, उसके ऊपर जैसे ही लाइट डालते हैं हम, लाइट से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, और किस में जाएगा, ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। ग्रे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट आपके किस में यूज होता है, ये फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है जी, चलिए आगे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ये आपकी क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आप हीट की फॉर्म में, मतलब एनर्जी की फॉर्म में क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, उसके थ्रू क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है कंपाउंड्स का। उसके लिए हम एक एक्टिविटी भी देख लेते हैं, ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी है। जैसे हम क्या करते हैं, H2O का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं यहाँ पे, H2O को हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं H2O से, और उसमें हम डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्वेश्चन बनते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी बन जाती है। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या लिया हुआ हमने। एक प्लास्टिक का मग लिया और कुछ रबर के स्टॉपर यहाँ पे ले लिए हैं, और टेस्ट ट्यूब ले ली, और कैथोड और एनोड दो आपके इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं। आपको सभी को पता है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए आगे ले लेते हैं वाटर। वाटर का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं तो H2O तो हमें लेना ही पड़ेगा। एक स्विच ले लिया, स्विच से हम क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, और एक और लिया हमने ग्रेफाइट रोड। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा आपका। और साथ ही साथ हम ले रहे हैं H2SO4। H2SO4 का हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड H2SO4 है। इससे हम क्वेश्चन देख लेंगे कौन कौन से बनते हैं। जैसे ही हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, तो यहाँ पे ग्रेफाइट रोड ली हुई है। ये पूछ लेगा कि जो ग्रेफाइट होता है वो तो क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। तो ग्रेफाइट आपने इलेक्ट्रोड्स के रूप में, रोड्स के रूप में क्यों ली, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। ग्रेफाइट क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, इसी वजह से हमने ग्रेफाइट की रोड ली है। और दूसरा हमने क्या
किया है, यहाँ से H2SO4 उठाया और H2SO4 को हमने किस में डाल दिया, इस पूरे इसमें जो हमने सॉल्यूशन बना रखा है इसमें बूंद बूंद करके इसके अंदर डाल देते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो H2SO4 लिया है हमने वो क्यों लिया है, H2SO4 का यहाँ पे क्या काम है। वो हो जाएगा जैसे ही हम क्या करते हैं एसिड डाल देते हैं वाटर के अंदर, तो वो वाटर क्या हो जाता है, एसिडिफाई हो जाता है। और एसिडिफाई आप एसिड बेस और सोल्ट चैप्टर में देखोगे, जितना एसिडिक वाटर होगा, जितना इम्प्योरिटीज होंगी वाटर के अंदर, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा, जब भी वो थोड़ा सी उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। इसी इम्प्योरिटीज को ऐड करने के लिए H2SO4 डाल दिया। और H2SO4 क्या करेगा, ये जो इसके आयन निकलते हैं किस में टूटेगा, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा जैसे हम इसको डिकम्पोज करेंगे H2O को। तो ये आयन बढ़ाने के में क्या करता है, मदद करता है। जितने ज्यादा इम्प्योरिटी होंगी उतने ज्यादा आयन्स बढ़ेंगे। ये आपका इस चीज का आंसर हो गया। दूसरी चीजें इसमें क्या पूछी जाती हैं कि यहाँ पे दो गैसेज निकल रही हैं, एक निकल रहा है H2 और एक निकल रही है O2। ये पूछ लेगा कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी और एनोड पे कौन सी गैस जाएगी। आप सभी को पता है कि H के ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन होते हैं, और O2 के ऊपर नेगेटिव आयन होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है। पॉजिटिव बताइए किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव क्या होता है, कैथोड होता है। तो H2 आपका चले जाएगा कैथोड के ऊपर, यहाँ पे H2 डिपोजिट हो जाएगा। और O2 के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, और ये एनोड के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो ये इसके एनोड के ऊपर आके बैठ जाएगा। O2 इसके ऊपर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। एक क्वेश्चन अब बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो गैसेज हैं, क्या वो सेम अमाउंट में कलेक्ट होंगी या थोड़ी बहुत कम ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट होती हैं दोनों गैसेज इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो देखिए हम इस चीज का जवाब दे देते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन होता है इसको हम जैसे ही बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन भी कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। लेकिन इस साइड आपकी देखोगे आप रिएक्टेंट साइड में तो सिर्फ 1 है। 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करते ये कितने हो गए, 4 हो गए। 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एलिमेंट्स का रेशियो देखोगे, ये कितने हैं, 2 में है, और ये कितना है, 1 है। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन 2 दुगने हैं किससे, ऑक्सीजन से। तो किस पे ज्यादा गैस कलेक्ट होगी, कैथोड के ऊपर ज्यादा गैस कलेक्ट होगी, वो भी डबल अमाउंट में क्या होगी, कलेक्ट होगी, क्योंकि आपकी जो हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो क्या है, डबल है ऑक्सीजन से। तो ये आपका हो जाता है डिकम्पोजिशन। और इससे रिलेटेड एक आधी चीजें और हैं वो देख लेते हैं। एसिडिफाई क्यों किया है, क्योंकि हमने एसिड डाल दिया है इसके ऊपर, क्योंकि वो आयनाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ज्यादा आयंस उसमें से निकल के आते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन कैसे हो जाता है, H2 प्लस O2 और क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2। ये इसका डिकम्पोजिशन हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। NaCl का हम क्या करवाते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं। तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और Cl केस में होगा 2 में होता है, Na प्लस Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का। हर इक्वेशन के आपको 2-2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। इसकी यूजेज क्या होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, वो देख लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, जंग वगैरह ना लगे उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, वो है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। तो इस वीडियो में हम पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कर चुके हैं। हम थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को अच्छे तरीके से देख चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वाली वीडियोज में हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और ऐसे करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि अगर रिएक्शंस को आपने रिवाइज नहीं किया तो फिर भूल जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।